हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के ऑनलाइन लेक्चर सीरीज में। आज हम एलटी स्विच गियर को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। लास्ट टू लेक्चर से हमने बेसिक्स ऑफ एलटी स्विच गियर का इंट्रोडक्शन कवर अप किया है और साथ ही साथ फ्यूज के बारे में डिस्कशन किया था। आज का जो टॉपिक है दैट विल बी रिलेटेड टू द फ्यूज यूनिट्स एंड स्विच फ्यूज यूनिट्स। ठीक है, जो एलटी स्विच गियर के बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं। लास्ट लेक्चर में जो फ्यूज पढ़ा था तो उस फ्यूज को लगाने के लिए हमें जो यूनिट की जरूरत है उसको हम कहते हैं स्विच फ्यूज यूनिट। राइट, तो चलिए शुरू करते हैं इस लेक्चर को। सबसे पहले एक फ्यूज के बारे में जो हमने डिस्कशन किया था लास्ट लेक्चर में भी, फिर से अगर आप उसको देखें तो फ्यूज एक ऐसा एलिमेंट है जिसमें हमें सबसे ज्यादा जरूरत है मेटल फ्यूज एलिमेंट की। ठीक है, जो कि लिंक क्रिएट करता है एक साइड से दूसरे साइड में। ठीक है, तो जो फ्यूज का जो बेसिक वर्किंग है वो इसी तरह से होता है कि जब ये फ्यूज एलिमेंट और लिंक ब्रेक होता है तो वो सर्किट को ब्रेक कर देता है। राइट, साथ ही साथ अगर आप फ्यूज यूनिट में देखें तो ये सेट ऑफ कॉन्टेक्ट्स बिटवीन विच इज फिक्स्ड एंड बॉडी टू सपोर्ट एंड आइसोलेट देम। दोनों साइड पर एक फिक्स्ड बॉडी होती है जो कि आइसोलेट करने के काम में आती है। जब दो वायर्स को, दोनों साइड के वायर्स को उसके थ्रू हम कनेक्ट करते हैं। फ्यूज यूनिट्स की अगर बात करें तो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्यूज यूनिट्स अवेलेबल, जहां हमने 5 टाइप की फ्यूज यूनिट्स को लिस्ट किया है, जिसमें फर्स्ट वन है राउंड टाइप फ्यूज यूनिट, सेकंड वन इज किटकेट टाइप फ्यूज यूनिट, third one is cartridge type fuse unit, fourth one is HRC, that is high rupturing capacity fuse unit, and the fifth one is semiconductor fuse unit. फर्दर इफ वी क्लासिफाई द टाइप ऑफ फ्यूजेस, देखें तो हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फ्यूज होते हैं, क्योंकि अलग अलग टाइप के एप्लीकेशंस में हम अलग टाइप का फ्यूज यूज करते हैं। साइज के हिसाब से अलग फ्यूज यूज होता है, कैपेसिटी के हिसाब से अलग फ्यूज यूज होता है, और एनक्लोजर के हिसाब से भी देखें कि हमें इंटरनली लगाना है तो अलग फ्यूज यूज होगा, बाहर लगाना है तो अलग हम यूज करते हैं, किसी इक्विपमेंट डिवाइस के अंदर लगाना है तो अलग फ्यूज है। So basically, if we classify the fuses on the basis of supply, so first one we have the DC fuse and second one we have AC fuses, right? So on the basis of DC fuse, we have 5 type of fuses. One is cartridge fuse, second one is automotive fuse, third one is resettable fuse, fourth one is semiconductor fuse, and fifth one is over voltage suppression fuse. ठीक है, while in case of AC fuse we have 2 type of major categories. One is low voltage fuse and second one is high voltage fuse. In case of low voltage fuse we have cartridge fuse here as well. DC में भी और AC में भी, दोनों में हमारे पास cartridge type of fuse होता है. One we have dropout fuse, one we have rewirable fuse, one we have sticker fuse, then switch fuse. These are all under low voltage fuse. एंड हाई वोल्टेज फ्यूज में हमारे पास है एक्सपल्सन फ्यूज एंड एचआरसी फ्यूज. सो these are so many type of fuses available on the basis of supply, on the basis of voltage magnitude. We have classified all these type of fuses. सबसे पहले अगर कार्ट्रेज फ्यूज की बात करें तो ये जो पिक्चर है ये क्लियरली आपको दिखाती है कि दिस इज द टाइप ऑफ कार्ट्रेज फ्यूज, और ये हम सभी ने देखा है, बहुत जगह पर हम इसको देखते हैं, लगा हुआ होता है एक एनक्लोजर के अंदर। यूजुअली हम इसको पाते हैं जिसमें एक साइड हमारा बाहर की तरफ होता है और दूसरा साइड हमारा अंदर की तरफ, और इसमें जो ये ट्रांसपेरेंट बॉडी है, इसकी ट्रांसपेरेंट बॉडी के अंदर हम ये एक वायर को देख सकते हैं क्लियरली। जब ये ब्लोन आउट होता है तो ये वायर यहाँ से ब्रेक हो जाता है, तो क्लियरली we can identify whether the fuse is working or not working, right? दूसरी चीज, इसकी जो रेटिंग है वो रेटिंग इसके ऊपर ही लिखी होती है, हम उसको देख के पहचान सकते हैं कि कितने एम्पियर का फ्यूज ये होगा। तो यूजुअली साइज इसके अलग अलग होते हैं, जनरली छोटा बड़ा अलग अलग साइज का, क्योंकि जो एनक्लोजर प्रोवाइड किया जाता है इक्विपमेंट के अंदर उसी साइज का फ्यूज हम उसमें लगा सकते हैं, बड़े साइज का फ्यूज वहां नहीं लग सकता। ठीक है, तो दिस इज ए वेरी कॉमन टाइप ऑफ फ्यूज, right? So there are many variants available in this kind of fuse, right? And we have slow blow fuses which has larger element that can handle the overcurrent, right? अगर आपको overcurrent को handle करना है तो यहाँ हमारे पास larger element होगा, और फास्ट ब्लो फ्यूजेस इंस्टेंटली रिएक्ट करते हैं करंट स्पाइक्स पे भी। किसी कारण से अगर बहुत मोमेंटरीली एक करंट का स्पाइक अगर हमें मिलता है तो उस पर्टिकुलर टाइम पर भी ये फ्यूज रिएक्ट करते हैं और ब्लोन आउट हो जाते हैं। ठीक है, सम वेरिएंट्स ऑफ दिस फ्यूज आर एनकास्ड इन सिरेमिक टू विथस्टैंड हाई टेम्परेचर्स। कभी कभी हम इन फ्यूजेस को कुछ इस तरह से भी होते हैं ये कि हाई टेम्परेचर के साथ भी ये काम कर सकते हैं। जब किसी कारण से टेम्परेचर राइज होता है अंदर का मेटल का बॉडी का, उस कंडीशन में भी फ्यूज को हम यहाँ यूज कर सकते हैं। फ्यूज फॉर हाई वोल्टेज एप्लीकेशंस आर फिल्ड विद सैंड और ऑयल। सैंड और ऑयल बेसिकली इसलिए हम यूज करेंगे क्योंकि वहां जो हाई टेम्परेचर को विथस्टैंड कराना है उसके लिए
ऑयल अपने आप में एक कूलिंग का काम करता है जो कि इसको कूल करता रहेगा, और सैंड जो है वो आसानी से हीट नहीं होती है। तो दीज आर द मटेरियल्स जो यूज किए जाते हैं टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए, ठीक है। दिस इज टू प्रिवेंट आर्किंग बिटवीन द टू एंड्स ऑफ द फ्यूज आफ्टर इट हैज ब्लोन। ये जो मटेरियल्स हैं हमने यूज किए हैं, इनको बेसिकली हमने एज ए आइसोलेटर यूज किया है कि जब फ्यूज ब्लोन आउट हो गया तो जो दो साइड्स हैं फ्यूज की, उन दोनों के बीच में किसी भी तरह की आर्किंग ना हो, किसी भी तरह का शॉर्टिंग ना हो, उन सबको अवॉइड करने के लिए ऑयल और सैंड को यूज किया गया है। तो वो जो आयनाइजेशन है, जो सराउंडिंग्स का आयनाइजेशन है, वो आयनाइजेशन यहाँ इन दोनों मटेरियल की हेल्प से नहीं हो पाता, ठीक है। सेकेंड वन इज ऑटोमेटिव फ्यूज। ऑटोमेटिव फ्यूज ये इस तरह के दिखाई देते हैं, बहुत ही पतला सा ब्लेड शेप का ये होता है, ठीक है। जनरली इसको रिप्लेस करना बहुत ही डिफिकल्ट होता है, इसलिए हम अक्सर इनको ऐसी जगह पर यूज करते हैं जहां पर हमें इनको रिप्लेस करने की कम से कम जरूरत पड़े। एज यू कैन सी इन बिटवीन दीज टू टर्मिनल्स वी हैव ए फाइन वायर कनेक्टेड हियर, जो कि कनेक्टिविटी का काम कर रहा है, और जब ये फ्यूज खराब होगा तो दिस वायर हैज टू बी डिसकनेक्टेड, ठीक है। ये जो फ्यूज हैं इनको हम अप टू 32 वोल्ट्स और अप टू 42 वोल्ट्स, यानी कि बहुत ही लो रेटिंग ऑफ वोल्टेजेस पे हम इनको यूज करते हैं। ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक एनवलप इनके ऊपर होता है जो कि फ्लैट कॉन्टेक्ट्स के साथ होते हैं, राइट। नेक्स्ट वन इज वी हैव रीसेटेबल फ्यूज। रीसेटेबल मतलब एक ऐसा फ्यूज जो अपने आप को सेल्फ रीसेट कर लेता है, यानी कि इसमें कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं होता जिसको हम वापस से कवर अप करें या वापस से उसको रिप्लेस करें, हटा के उसको वायर को ज्वाइन करें, ऐसा कोई भी एलिमेंट इन फ्यूजेस में नहीं होता है। इनका जो स्ट्रक्चर है बेसिकली कुछ इस तरह का होता है कि उसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो होते हैं ऑर्गेनिक पॉलीमर्स। जब भी ये हीट करता है तो एक्सपेंशन होता है ऑर्गेनिक पॉलीमर का, जिसकी हेल्प से यहाँ पर कॉन्टेक्ट्स अपने आप से दूर हो जाते हैं और डिस्कनेक्शन हो जाता है। जैसे ही हीट कम हो जाती है, टेम्परेचर डिक्रीज होता है, वो वापस से अपने आप को कंप्रेस करके वापस से कॉन्टेक्ट्स को कनेक्ट करके अपनी कनेक्टिविटी को बना लेता है। तो जो भी सारी चीजें हो रही हैं वो ऑटोमेटिक हो रही हैं, अपने आप को फ्यूज रीसेट कर रहा है, ठीक है। दैट इज व्हाई द नेम इज रीसेटेबल फ्यूज, राइट। तो डिक्रीज टेम्परेचर जैसे ही डिक्रीज होगा, कंडक्टिविटी वापस से रिस्टोर हो जाएगी। These fuses are also called PTC. PTC stands for positive temperature coefficient because resistance इसका इंक्रीज हो जाता है जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता चला जाता है, यानी कि कॉन्टेक्ट्स अपने आप से दूर होते चले जाते हैं एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस। दैट इज व्हाई दीज आर कॉल्ड पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट डिवाइसेस, ठीक है। एंड बिकॉज दीज डिवाइसेस आर डिफिकल्ट फॉर रिप्लेसमेंट, इसलिए हम इनको अक्सर ऐसी जगह यूज करते हैं जहां पे एरोस्पेस डिवाइसेस, दीज आर यूज्ड इन एरोस्पेस डिवाइसेस वेयर द रिप्लेसमेंट इज नॉट एट ऑल रिक्वायर्ड इन some most of the cases, ठीक है। दिस इज द पिक्चर ऑफ दीज पीटीसी फ्यूजेस और रिसेटेबल डिवाइसेस। आपको दिखाई दे रहा होगा बहुत पतला सा स्क्वायर, एक रेक्टेंगुलर शेप और सर्कुलर शेप में ये होता है, और बहुत छोटा सा शेप इसका है जिसके अंदर जो पॉलीमर का हमने डिस्कशन किया है, जो अंदर एक्सपेंशन के साथ साथ इनको डिस्कनेक्ट करता है, तो वो सारी चीजें इसके अंदर इनबिल्ट होती हैं। दीज आर आइडेंटिफाइड बाय देयर येलो ऑरेंज कलर, राइट। इनका जो स्पेसिफिक कलर है वो येलो ऑरेंज कलर होगा यूजुअली, जिसकी हेल्प से हम इनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, राइट। एंड दीज आर अवेलेबल इन वर्चुअली एवरी करंट रेटिंग्स। ये हर तरह की करंट रेटिंग्स में जहां यूज इनकी स्पेसिफिक यूजेस के हिसाब से इनको हम अक्सर किसी भी टाइप की करंट रेटिंग में ले सकते हैं, अवेलेबल है मार्केट में। Next one we have semiconductor fuses. Semiconductor fuses are basically a very high speed fuse और rectifier fuses. इनको हम अक्सर ऐसी जगह पर यूज करते हैं जहां पर semiconductor devices लगे हों, right? जैसे कि rectifiers, diodes, thyristors, triacs, transistors. All these are the semiconductor devices. So the fuses which are used in these semiconductor devices are known as semiconductor fuses. ठीक है. The power dissipated by semiconductor increases exponentially with the current flow and hence semiconductors are used for ultra fast switches. सेमीकंडक्टर डिवाइसेस में क्या होता है कि जो पावर डिसिपेशन रेट है वो बढ़ जाता है करंट के फ्लो के साथ साथ, इसी कारण से वहां पर अल्ट्रा फास्ट फ्यूजेस की जरूरत पड़ती है, क्योंकि इतना फास्ट स्विचिंग एक्शन हमें चाहिए वहां, जिससे हम इस बढ़ते हुए पावर को, इस बढ़ते हुए करंट को रोक सके, ठीक है। तो इन फ्यूजेस को हम इसी तरह के डिवाइसेस के लिए यूज करते हैं, और दीज फ्यूजेस आर वेरी सेंसिटिव टू द करंट स्पाइक्स आल्सो, वेरी स्मॉल करंट स्पाइक्स,
राइट। तो थोड़ा सा भी करंट स्पाइक करेगा, ये सेंसिटिविटी की वजह से वहां पर उसको तुरंत डिस्कनेक्ट कर देते हैं, क्योंकि जो डिवाइस को हमें सेफ रखना है, जो डिवाइसेस हैं जैसे इन्वर्टर इज ए पावर सेमीकंडक्टर डिवाइस इक्विपमेंट है, ऐसा इक्विपमेंट है जिसके अंदर मॉसफेट्स होते हैं। तो उस कंडीशन में अगर हमें फ्यूज को यूज करना है तो सेमीकंडक्टर फ्यूज उसके अंदर लगा होना चाहिए, जिसकी हेल्प से हम अंदर के जो डिवाइसेस हैं उनको सेव कर सकें, अपने इन्वर्टर को ओवरऑल सेव कर सकें, और किसी भी एबनॉर्मल कंडीशंस में इमीडिएटली इन्वर्टर को डिस्कनेक्ट कर दे ताकि वो सेफ हो सके। राइट, सेमीकंडक्टर फ्यूजेस हैव वोल्टेज रेटिंग रेंजिंग फ्रॉम 130 टू 1500 वोल्ट्स, 130 से 1500 वोल्ट्स तक के लिए हम इन डिवाइसेस को यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट वन वी हैव ओवर वोल्टेज सप्रेशन, मींस कुछ ऐसे फ्यूजेस जो वोल्टेज की प्रोटेक्शन देते हैं, यानी कि अगर वोल्टेज बढ़ रहा है, रिक्वायर्ड रेटिंग से ज्यादा जा रहा है, तो उस कंडीशन में भी हमें प्रोटेक्शन की जरूरत है। तो इन दैट केस वी यूजुअली use these over voltage suppression fuses. This is the picture of this over voltage suppression. ठीक है, ये वोल्टेज और करंट दोनों के लिए काम करता है, नॉट ओनली फॉर द वोल्टेज बट करंट्स एज वेल, क्योंकि करंट के लिए तो बाकी सारे फ्यूज काम कर रहे हैं, बट दिस पर्टिकुलर फ्यूज वर्क्स फॉर द वोल्टेज आल्सो। ठीक है, दीज फ्यूजेस आर नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट्स, ये एनटीसीज होते हैं, एंड दीज आर कनेक्टेड इन पैरेलल विद द सप्लाई। व्हेन द सप्लाई वोल्टेज स्पाइक्स, एनटीसी फ्यूज डिक्रीज रेजिस्टेंस ड्यू टू हायर करंट फ्लोज एंड absorb the spikes, right? This is the functioning of this negative temperature coefficient fuse. Next one is, that is very important fuse, is called HRC fuse, high rupturing fuse, high rupturing current fuse. This type of fuse contains a fuse wire in it. इसके अंदर ये जो पिक्चर है हमें दिखाई दे रही है, दिस इज सीमेंस मेक फ्यूज। इसके ऊपर इसका नंबर भी लिखा हुआ है, वोल्टेज रेटिंग्स भी लिखी हैं, करंट रेटिंग्स भी लिखी हैं। यू कैन सी इट इज मेंशन्ड हियर इज 120 एम्पियर और 120 किलो एम्पियर। तो ये सारी चीजें यहाँ पर इसकी जो रेटिंग्स है वो लिखी हुई हैं, वोल्टेज रेटिंग में कहाँ पर ये बना है। तो ये एक ऐसा डिवाइस है जो बहुत ज्यादा यूज होता है इंडस्ट्रीज में, जहाँ पर लगभग 1000 वोल्ट्स के आसपास वोल्टेज से डीलिंग होती है। ठीक है, तो इसके अंदर जो कनेक्टिविटी है दैट इज डन थ्रू ए वायर, और उस वायर के सराउंडिंग्स में जो पैक जो बना हुआ है, जो सराउंडिंग्स जो आउटर स्ट्रक्चर है इसका काफी सॉलिड स्ट्रक्चर होता है, क्योंकि इसके अंदर एक मटेरियल फिल होता है। यूजुअली दैट मटेरियल इज ग्लास, बट दैट नॉट ओनली रेस्ट्रिक्टेड टू द ग्लास, बहुत अदर टाइप के मटेरियल्स भी यहाँ हो सकते हैं। ठीक है, तो ये बाहर के एनवायरमेंटल कंडीशंस से इसको सेव करने के लिए इस तरह का स्ट्रक्चर इसका बनाया जाता है। ठीक है, और कुछ पर्टिकुलर फॉल्ट करंट तक ये खराब नहीं होता, यानी कि अगर हमारा फॉल्ट होता है और ये जो करंट है उसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है और फॉल्ट रिमूव हो जाता है, तो इसको हमें रिप्लेस करने की जरूरत नहीं पड़ती है, और सर्किट को ये सेफली वहां पर इसको रखता है। ठीक है, तो कॉमन मटेरियल जो हमने डिस्कस किया दैट इज बेसिकली द ग्लास, एंड द केमिकल कंपाउंड्स आर आल्सो देयर, जो कि अलग अलग तरह की कंस्ट्रक्शंस और मैन्युफैक्चरिंग में डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। इट्स एक्सटर्नल एनक्लोजर इज मेड ऑफ फुली एयर टाइट, कोई भी तरह का अंदर मॉइस्चर नहीं जा सकता, कोई डस्ट नहीं जा सकता, कोई पर्टिकुलर ऐसी कोई चीज जो इसको अंदर से खराब कर सकती है वो सब नहीं जा सकती, क्योंकि ये पूरी तरह से पैक्ड है। राइट, these fuse are used for very high fault currents, एक काफी हैवी करंट्स के लिए हम इसको यूज करते हैं। यूजुअली घरों में ये नहीं पाया जाता, इंडस्ट्रीज में ही पाया जाएगा, क्योंकि घरों में इतना ज्यादा हाई वोल्टेज, हाई करंट और हाई वोल्टेज नहीं होता जो इस फ्यूज का यूज हमें घरों में मिले। इंडस्ट्रीज में क्योंकि हाई वोल्टेज हाई करंट सप्लाई होते हैं, तो सिर्फ वहीं पर पैनल्स के अंदर, जो कंट्रोल पैनल्स हैं उनके अंदर हम इनको देख पाएंगे। जो कॉन्टेक्ट्स हैं वो भी काफी सॉलिड होते हैं, तो इन कॉन्टेक्ट्स को हमें एयर पूरी तरह से एक टाइट स्ट्रक्चर में होल्ड करना होता है, बिकॉज अगर ये किसी भी तरह से लूज होते हैं तो स्पार्किंग की वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो सकते हैं। दिस इज अ कंस्ट्रक्शन एंड ऑपरेशन ऑफ दिस HRC फ्यूज। देखने में ये कुछ इस तरह का भी हो सकता है। प्रीवियसली हमने जो देखा था वो एक रेक्टेंगुलर शेप में था, हियर यू कैन सी दिस इन सर्कुलर शेप में है। इसके अंदर आप देखेंगे कि जो फ्यूज एलिमेंट है वो यहाँ पर अवेलेबल है। ये एक पोर्सलिन और सिरामिक बॉडी है जिसके अंदर सिलिका सैंड लगाई गई है, एंड बोथ द एंड्स कैप लगी है, स्टार्टिंग एंड और एंड कैप के अंदर। ठीक है, जब नॉर्मली सारी चीजें प्रॉपरली वर्क कर रही होती हैं तो करंट पास होता है क्लियरली। ये जो स्ट्रक्चर है दिस इज द स्ट्रक्चर जो लो मेल्टिंग पॉइंट है। जब हाई करंट इसके थ्रू फ्लो होता है तो इट बिकम्स
लाइक दिस, ये ब्रेक करता है और ब्रेक करके करंट को इंटरप्ट करके सर्किट को डिस्कनेक्ट कर सकता है। ठीक है, तो ये जो पिक्चर है ये क्लियरली दिखाई दे रही है, दिखती है हमें कि कंस्ट्रक्शन और ऑपरेशन किस तरह से HRC फ्यूज में होता है। Now, what are the various advantages of AC HRC fuse? The first advantage is it clears high as well as low fault currents. High और low दोनों केस में अवेलेबल है। It does not deteriorate with the age. Aging effect इस पे नहीं पड़ता है। High speed operation यहाँ से हमें मिल रहा है। Reliable discrimination है। No maintenance are required here. ठीक है। Cheaper than other circuit interrupting devices with the same rating. Same rating यानी कि जो हमने देखा जिस रेटिंग के लिए HRC फ्यूज को हम यूज करेंगे उस रेटिंग के लिए जो और दूसरे प्रोटेक्टिव डिवाइसेस हमारे पास अवेलेबल हैं, अगर कॉस्ट वाइज कंपैरिजन करें तो HRC फ्यूज इज cheaper than those elements. Permit consistent performance and fusing operation is fast without noise and sparks. These all are the advantages of HRC fuse, जिसमें कुछ क्लियरली प्रॉपर्टी जो एक नॉर्मल किसी भी प्रोटेक्टिव एलिमेंट की होनी चाहिए वो सब अवेलेबल है। जैसे एजिंग इफेक्ट नहीं होना चाहिए किसी भी प्रोटेक्टिव डिवाइस में, लो और हाई दोनों करंट के लिए एप्लीकेबल हो, हाई स्पीड होना चाहिए, डिस्क्रिमिनेशन होना चाहिए, मेंटेनेंस फ्री होना चाहिए। तो ये जो कॉमन पॉइंट्स हैं ये किसी भी प्रोटेक्टिव एलिमेंट के लिए होने ही चाहिए। There are some disadvantages also of the HRC fuse. After each operation they have to be replaced. There is no पॉसिबिलिटी ऑफ रिपेयरिंग, रिपेयर नहीं होगा, क्लियरली ये रिप्लेस ही होगा, यानी कि कॉस्ट वाइज देखा जाए तो ये थोड़ा सा कॉस्टली उस केस में पड़ सकता है जब हमारा फ्यूज खराब हो गया हो। सेकेंड पॉइंट इज हीट बीइंग प्रोड्यूस्ड बाय द आर्क में अफेक्ट द एसोसिएटेड स्विचेस। जो भी आर्किंग यहाँ होती है इन केस ऑफ फ्यूज, जो ऑपरेशन फ्यूज में हो रहा है उस कारण से जो भी आर्किंग हो रही है उस कारण से जो आसपास के और अदर स्विचेस लगे हैं, क्योंकि फ्यूज इज नॉट द ओनली वन जो एक पैनल के अंदर, एक कंट्रोल पैनल के अंदर लगा होगा, उसके नेबरिंग में काफी सारे ऐसे डिवाइसेस होंगे जो हार्म हो सकता है जिन एलिमेंट्स को बिकॉज ऑफ द आर्क प्रोड्यूस इन द फ्यूज। ठीक है, नेक्स्ट फ्यूज इज रिवायरेबल फ्यूज। ये वो फ्यूज है जो हम सबसे ज्यादा घरों में यूज करते हैं। इसमें आप क्लियरली देख सकते हैं कि ये वो स्ट्रक्चर है जो हमारा फिक्स्ड स्ट्रक्चर है जो इन स्क्रूज की हेल्प से बोर्ड के अंदर इंटैक्ट होता है, और ये वो स्ट्रक्चर है जो मूवेबल स्ट्रक्चर है जिसको हम इसके अंदर सेट करते हैं, और इन दोनों टर्मिनल के बीच में एक वायर को हम कनेक्ट कर देते हैं जिससे ये कनेक्ट होकर आपस की कनेक्टिविटी क्रिएट करता है। और इन केस ऑफ एबनॉर्मल कंडीशन ये वायर बीच में से ब्रेक होगा। ब्रेक होने से ब्रेक इसलिए होगा क्योंकि ये वायर मेल्ट हो जाएगा, और ब्रेक होने के बाद ये सर्किट को पूरी तरह से डिस्कनेक्ट कर देता है। आउटर जो इसका स्ट्रक्चर है वो एक ऐसे मटेरियल से बना है जो पूरी तरह से एक आइसोलेट मटेरियल का काम करता है, यानी कि किसी भी तरह का हीट ट्रांसफर इससे नहीं होता, करंट फ्लो इस मटेरियल से नहीं होता। दैट इज वाई ये कुछ इस टाइप के मटेरियल से बनाया जाता है। ठीक है, बट ये जो फ्यूजेज हैं दीज आर लेस रिलायबल देन HRC फ्यूज, क्योंकि इसका जो रेटिंग है वो क्लियरली वायर की थिकनेस के ऊपर और वायर के टाइप के ऊपर डिपेंड करेगा कि कितने करंट के लिए हमें इसकी जरूरत है। राइट, नाउ फाइनली वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द स्विच फ्यूज यूनिट। स्विच फ्यूज यूनिट से हमारा मतलब है कि एक ऐसा स्ट्रक्चर जहां पर हम फ्यूज को बनाते हैं। इस तरह के स्ट्रक्चर्स यूजुअली पहले पुराने टाइम में घरों में होते थे, आजकल ये सब चीजें मॉडर्नाइज हो गई हैं तो हम अक्सर अलग तरह की चीजें यूज करते हैं। पहले जो होता था स्ट्रक्चर वो एक बॉक्स टाइप का होता था जिसमें हैंडल होता था। अगर आप हैंडल को नीचे करते हैं तो सारी चीजें डिस्कनेक्ट हो जाती हैं, यानी कि पूरी तरह से सप्लाई डिस्कनेक्ट हो जाती है। राइट, ये एक स्टैंडर्ड था, आज भी है, कि जहां पर हम घर में सप्लाई को रिसीव करते हैं वहां पर एक ऐसा कंट्रोलिंग इक्विपमेंट होना चाहिए जो पूरे घर की सप्लाई को इंटरप्ट कर सके। ठीक है, उसको बोलते हैं स्विच फ्यूज यूनिट। द इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल 50, दिस इज द रूल जिसके अकॉर्डिंगली ये मस्ट है कि घर में जहां भी हम सप्लाई को रिसीव करें वहां पर एक बोर्ड होना चाहिए। तो अक्सर हम देखते हैं कि सभी घरों में, बिल्डिंग्स में जहां भी हम सप्लाई को रिसीव करते हैं वहां पर एक कंट्रोल बोर्ड जरूर होता है। जनरली घर के बाहर के एरिया में ये पाया जाता है जहां से हम पूरी तरह से घर की सप्लाई को कंट्रोल कर सकते हैं। आजकल तो एमसीबीज ने फ्यूजेस को पूरी तरह से रिप्लेस कर दिया है, तो वी यूजुअली फाइंड एमसीबीज एज दीज स्विच फ्यूज यूनिट्स। ठीक है, तो ये पूरी तरह से सेपरेट यूनिट है और आयरन का ये होता था। ये सिंगल फेज के लिए भी और 3 फेज के लिए भी हम यूज कर सकते हैं, और हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि जो फ्यूज है उन फ्यूजेस में हम
सिर्फ लाइव वायर में ही फ्यूज को प्रोवाइड करते हैं, न्यूट्रल वायर में हम प्रोवाइड नहीं करते। तो इन केस ऑफ सिंगल फेस अगर हमारे पास सिर्फ 2 वायर हैं, एक लाइव वायर है, एक न्यूट्रल वायर है, तो इसके अंदर हमारे पास 2 फ्यूजेस होंगे। दोनों फ्यूज में से एक फ्यूज के थ्रू लाइव वायर कनेक्ट होगा और दूसरा फ्यूज डिसकनेक्टेड रहेगा, उसमें हमें कोई कनेक्शन नहीं देना है। वो आगे के लिए, फ्यूचर के लिए हमारे पास हो सकता है कि किसी कारण से अगर ये फ्यूज खराब हो जाता है तो हम दूसरे फ्यूज में उसको कनेक्ट कर सकते हैं, बस न्यूट्रल के साथ कोई भी फ्यूज कनेक्ट नहीं होना चाहिए। ये जो बॉक्स दिखाई दे रहा है, दिस इज बेसिकली 3 फेस 3 वायर। यहाँ पर हमें 3 फेस 3 वायर का जो बॉक्स है ये दिख रहा है, जिसमें हमने 3 फ्यूजेस को कनेक्ट किया है। यहाँ से हमारे पास 3 वायर्स आ रहे होंगे, 3 फेजेस आ रहे होंगे, तीनों को हमने एक एक फ्यूज से कनेक्ट किया है। और जो चौथा वायर है न्यूट्रल, अगर यहाँ अवेलेबल है तो वो सिंपली विदाउट एनी फ्यूज कनेक्ट हुआ होगा, राइट। इसमें जो स्विचेस हैं, जो आपने अभी बॉक्स देखा है, बॉक्स में ये जो हैंडल है, ये बेसिकली हैंडल यूज होगा कनेक्ट और डिस्कनेक्ट करने के लिए। अगर हमारे पास सिंगल फेस है तो हमारे पास डबल पोल आयरन क्लैड स्विच और ट्रिपल पोल आयरन क्लैड स्विच होना चाहिए। डबल पोल आयरन क्लैड इन केस ऑफ सिंगल फेस एंड टीपीआईसी इन केस ऑफ 3 फेस 3 वायर। सिंगल फेस में हमें सिर्फ एक ही वायर को कनेक्ट डिस्कनेक्ट करना है, बट इन केस ऑफ 3 फेस वी हैव टू डिस्कनेक्ट 3 वायर्स एट द सेम टाइम पर कनेक्शन होना चाहिए और डिस्कनेक्शन होना चाहिए। इसी वजह से आजकल जो एमसीबीज आती हैं उसमें आप देखते होंगे जो 3 फेस एमसीबी है, वो उसके तीनों जो स्विचेस हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं, ताकि सेम इंस्टेंट पर कनेक्ट और डिस्कनेक्ट होता रहे। स्पेसिफिकेशंस वाइज अगर देखें तो अगर हमारे पास एक ऐसा सिस्टम है जो 240 वोल्ट 16 एम्पियर के लिए हमें यूज करना है, तो डीपीआईसी स्विच को हम यूज करते हैं। वाइल इन केस ऑफ 3 फेस 415 volt and 32 ampere, or we can have higher ampere ratings as well as per the requirement of the हाउस और एनी बिल्डिंग, हम टीपीआईसी स्विचेस को यूज करते हैं। तो स्पेसिफिकेशन वाइज स्विच फ्यूज यूनिट्स का यूज होता है, और जो एमसीबीज की हम बात कर रहे हैं जो आजकल मॉडर्न यूज हो रही हैं, उन सभी की रेटिंग्स भी डिपेंड करती हैं कि हमारा करंट रेटिंग कितना है, क्योंकि करंट इज द ओनली थिंग जो सबसे ज्यादा यूजफुल है किसी भी प्रोटेक्टिव एलिमेंट को सेट करने के लिए और उसके ऑपरेशन के लिए। ठीक है, तो दैट इज ऑल अबाउट दिस लेक्चर। इसमें हमने जो डिस्कशन किया है वो डिफरेंट टाइप ऑफ फ्यूज यूनिट्स, कितने टाइप के फ्यूज होते हैं, और साथ ही साथ स्विच फ्यूज यूनिट, इन सब के बारे में हमने इसमें डिस्कशन किया है, जो कि एक इम्पॉर्टेंट पार्ट था एलटी स्विच गियर का, राइट। So thank you so much for watching this video. We'll come back with another video with some another topic, right? Till then,